Okay, good morning everyone. In our last lecture, we have seen the canonical cover. So, in the canonical cover, which attributes and functional dependency are extra that should be removed, which are unwanted that should be removed, either from entire FD or any attributes from that FD. I think it is visible to you and audible, correct? Yes, sir. So steps to find canonical cover. First, union rule to replace by any dependency in F. Any rules. Already we have seen the different terms from axioms, so you can apply that thing. And if an extraneous attribute is found, delete it from that functional dependency, and repeat all these steps. Already we have seen the example, and few students having a doubt. Let's equal it again, revise it again. This one is not too much important, but just for your information, let's go through it. In exam, this type of question till now not asked. Consider the relation schema Rxyz with FDs x tends to yz, y tends to z, x tends to y, xy tends to z. Find the canonical cover, that is FC. Now remember two things. Which is extraneous attributes or extraneous FD that should be removed. इट मीन्स जो भी अनवांटेड है वो रिमूव करना है. देखिए, या तो दो अनवांटेड हो सकते हैं, या तो पूरी एफडी अनवांटेड हो सकती है, या फिर कोई एक एट्रीब्यूट अनवांटेड हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x टेंड्स टू वाई जेड है एंड y टेंड्स टू z है, ठीक है, और एक्स वाई टेंस टू जेड है, तो एक्स वाई टेंस टू जेड हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बिना वो प्रेजेंट है एब्सेंट है इट डजंट मैटर. उसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सट्रेनियस है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको एब्सेंट कर दो तो भी चलेगा, ठीक है. तो उसको हम हटा देंगे, इधर वो एट्रीब्यूट हो या फिर पूरी पूरी फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो जितना हो सके उतना मिनिमल हटा सके. फॉर एग्जांपल हमारे क्लास के ग्रुप में यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो कभी भी आंसर नहीं देते, ठीक है. जैसे ये गर्ल्स है, सुनीता कुमारी है, फिर शिल्पी कुमारी, रोहिणी कुमारी, रूमा कुमारी, ठीक है. और बॉयज में कुछ कुछ स्टूडेंट्स है लाइक विपुल कुमार, विक्की विनायक, ओम प्रकाश, ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स को मैं हटा दूं वन बाय वन. पहले मनीष को हटा दूं, फिर ओम प्रकाश को हटा दूं. सो मनीष इज वन एट्रीब्यूट, ओम प्रकाश इज वन एट्रीब्यूट. एक एक एट्रीब्यूट भी हटा दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ठीक है, इधर चैट और माइक में. तो उसको हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. या फिर पूरा एफडी, इट मींस पूरा ग्रुप, उसको भी हटा दूं तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो देखो, मनीष को तो हटाने की जरूरत है, वो अभी लेक्चर में ध्यान नहीं दे रहा है और प्रैक्टिकल सबमिट कर रहा है. मनीष, यहाँ पे ध्यान देना पहले. यस सर. तुझे हटा तुझे मैं हटा दूं ना तो यू आर एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट फॉर दिस क्लास एफडी. तुझे मैं हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता. यस, ठीक है. It is saying if cx tends to y and y tends to z. Yes, that's fine. That's good. Okay, let's see quickly, because we have gone through. Let's combine these two, fd x tends to yz, and third one x tends to y. So हम y सर्च कर सकते हैं, y डिटरमाइन कर सकते हैं x से, ठीक है. तो यूनियन रूल मिला के x tends to y, it is already in this x tends to yz. So x tends to yz में से y तो मिल रहा है, तो ये एक्सट्रानियस हुई पूरी fd, तो उसको हमें हटा देंगे, ठीक है. तो हमारे पास कितना बचा, x tends to yz, सेकंड fd y tends to z, एंड फोर्थ fd xy tends to z. इतना बचा.
Now x is extraneous in xy tends to j because if we check y tends to z is already there, y tends to z यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो x लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि z कहाँ से सर्च हो रहा है, लास्ट 2 एफडी देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड इस सेट में y टेंड्स टू z है, xy टेंड्स टू z है, z दोनों से मिल रहा है, y से और xy से, सिर्फ y से मिल रहा है तो x को क्यों परेशान करना है, तो x को एक्सटर्नियस हम बोल सकते हैं। तो x यहाँ पे एक्सटर्नियस एट्रीब्यूट हुआ, पूरी एफडी नहीं, तो x को हम हटा सकते हैं, ठीक है, तो y टेंड्स टू z ऑलरेडी हो गई हमारी, x टेंड्स टू yz एंड y टेंड्स टू z। यहाँ पे देखो नाउ z इज एक्सटर्नियस इन x टेंड्स टू yz बिकॉज इफ वी ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, चेक इफ x टेंड्स टू z इज लॉजिकली इंप्लाइड, वो छोड़ दीजिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए, x टेंड्स टू yz है उसको हम डिकम्पोज रूल अप्लाई करें आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम, सो x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z मिलेगा आपको, x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, किसका, सिर्फ फर्स्ट एफडी का, x टेंड्स टू yz का, ये y टेंड्स टू z हम टच भी नहीं कर रहे, तो x टेंड्स टू yz में हमें दो एफडी मिलेगी, x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, तो मैंने सिर्फ क्या किया, डीकंपोज रूल अप्लाई करके उसको यहाँ पे लिख दिया, लेकिन y टेंड्स टू z तो ऑलरेडी है, तो फिर क्या बचा हमारा, x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, तो अभी देखिए, तो कैनोनिकल कवर में देखो x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, और यहाँ पे x टेंड्स टू yz एंड y टेंड्स टू z, तो यहाँ पे z एक्सटर्नियस हुआ इस एफडी के लिए, तो आइदर एक एट्रीब्यूट एक्सटर्नियस है या पूरी एफडी एक्सटर्नियस है, जो भी रिड्यूस हो रहा है, जितना भी कम हो रहा है उतना कम कर सके, ठीक है, सो दिस इज द कैनोनिकल कवर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, this one is the important part, हाँ सर अभी जो आपने बताया सर डिकम्पोजिशन वाला, सर डिकम्पोजिशन से A टेंड्स टू B और A टेंड्स टू C ना होगा सर, क्यों, डिकम्पोजिशन से होगा ही ना, डिकम्पोजिशन रूल का डिपेंडेंट पार्ट पे ही होता है, x टेंड्स टू y एंड x टेंड्स टू z। हाँ सर, तो सर x टेंड्स टू y और ये ट्रांजिटिविटी भी अप्लाई कर सकते हैं ना हम, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स रूल आपको सब कुछ 12 है वो याद रखने पड़ेंगे, तभी आप कैनोनिकल कवर कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो मैं बोलने वाला बता रहा हूँ फाइंडिंग अ कैंडिडेट की, दिस वन इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको कभी भी मत भूलना, क्योंकि ये नेक्स्ट जो टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म्स, उसमें भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा शॉर्टकट के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, it is very easy. Now consider a relation R A B C D E F G H with following functional dependency. 4 FDs are given to you. Find the candidate. First of all, already we have seen the closure set of FD that you know, and at that time I told you remember this closure set of FD. It will help you. Now it's time to use that thing. And let me recall, not recall, but just 1 minute. In this example, we have find the A plus, that is closure of A, and if we find the closure of A, we will get the R. R means A, B, C, D, E, F, G पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, ये मैंने सिखाया था आपको, ये याद था आपको, ठीक है। तो अभी कैंडिडेट की में वही करना है, कैंडिडेट की किससे बोलते हैं वो, now AB tends to C, 8 कैंडिडेट की कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट व्हाटएवर एट्रीब्यूट्स वी हैव A B C D E F G H, ठीक है, वो आपको ऐसे लिखने हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। राइट नाउ वी आर हैविंग अ ऑनलाइन क्लास, आपको थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है ग्राफिक्स की हेल्प से, लेकिन बोर्ड होता तो अच्छे से आप समझ सकेंगे।
if you have any doubt, then first let me complete and then you can ask. This one is easiest topic. पहले हमें A B C D E F G H जितने रिलेशन है वो R लिख देने. Now pick one FD from the set. So AB tends to C. मैंने यहाँ पे AB tends to C pick किया. It means AB is the determinant part and C is the dependent part. It means AB से हमें C मिलेगा. तो उसको आपको एज डायग्राम में ड्रॉ करना है ऐसे. क्या? A and B together find the C. जो फाइंड करेगा डिपेंडेंट पार्ट है उसको एरो करना है. क्लियर? अप टू दिस क्लियर? AB tends to Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. AB tends to C. It means A और B टुगेदर सर्च कर सकते हैं C को. It means AB determines C. ऐसे करना है. फिर दूसरी FD उठाइए, A tends to D. उसको भी इसमें ही ऐसा करना है. ठीक है, आपको समझ में आया इसलिए मैंने साइड में लिखा है. आपको साइड में करने की जरूरत नहीं है, एक ही में कर देंगे लास्ट में तो चलेगा. नाउ A tends to D. तो उसका डायग्राम कैसे आएगा? A पहले वाला तो रखा ही हूँ. ठीक है, A tends to D. तो A tends to D and E दोनों सर्च कर रहे हैं तो दोनों को एरो करना है. ठीक है, ये डायरेक्शन. फिर तीसरी FD उठाइए, B tends to F, B tends to F. So here it is B tends to F. ओवरलैपिंग नहीं करना है, क्रॉस हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डायरेक्शन सही होनी चाहिए. देन एंड देन यू आर एबल टू फाइंड द कैंडिडेट की प्रॉपर्ली. एंड फोर्थ वन, लास्ट वन, F tends to GH. F tends to GH. So F tends to GH. This one is our entire graph. ये मैंने आपको इंडिविजुअल दिखाया. आप डायरेक्टली ये लास्ट वाला भी कर सकते हो एग्जाम में. ठीक है, वन बाय वन. तो अब देखिए यहाँ पे F में देखो इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है. F में इनकमिंग एरो भी है और आउटगोइंग भी है. ठीक है, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें नो इनकमिंग एज? कैन एनीवन? जिसमें नो इनकमिंग एज हो, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है? Okay. Type your answer into a chat. Which is having a no incoming age? Which is having a no incoming age? Type your answer into a chat. मनीष कुमार अकेल, ये डी ब्रजेश ने डी लिखा, मनीष कुमार 128 ने डी लिखा. लगता है डायरेक्शन में कुछ पता नहीं चल रहा है. Yes, sir. सही सर, ये भी होगा सर. डी में तो इनकमिंग है, ये रहा इनकमिंग एरो है. ई में भी इनकमिंग है. ए एंड बी में इनकमिंग एरो नहीं है, तो ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर. नाउ मिल गया. अब हम फाइंड करेंगे. Find out all the attributes which do not have incoming edge. It means जिसमें एरो नहीं आ रहा है. तो A and B है जिसमें एरो नहीं आ रहा है, उसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया. ठीक है, अब क्या करना है? अब मेरा काम खत्म, अब आपका काम क्या? अब फाइंड करना है. From this A and B are the attributes with no incoming edge. So now check whether A and B together can identify all other attributes of R. It means A and B से बाकी के सब एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो चेक करना है. तो वो हम कैसे चेक करेंगे? उसका क्लोजर फाइंड करने से. AB प्लस फाइंड करेंगे. सो फाइंड आउट, ऑल ऑफ यू फाइंड आउट द AB प्लस एंड टाइप योर आंसर इनटू अ चैट. तो फाइंड द क्लोजर ऑफ AB. सर R मिल रहा है सर, हो जाएगा. यस सर. टोटल ABCDEFGH. आर में जितने एट्रीब्यूट्स है उतने मिल रहे हैं. A B C D E F G H. अभी मैंने अभी आप रिकॉल करो, क्लोजर सेट में A प्लस फाइंड किया तो R मिल रहा था. तो A प्लस को कैंडिडेट की बोलेंगे. अभी क्लोजर सेट A B, उसमें पूरा R एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, पूरे एट्रीब्यूट्स A B C D E F G H. तो AB प्लस इज इक्वल टू R हम लिख सकते हैं और AB को कैंडिडेट की बोल सकते हैं. कैंडिडेट की मींस उससे हम
पूरे एट्रीब्यूट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो AB प्लस वी विल गेट द R, so thus AB finds the complete relation R, hence AB is a candidate key. Clear? अगर AB Yes, प्लस अगर AB प्लस इट मींस क्लोजर सेट हम फाइंड कर रहे हैं, उसमें एक भी एट्रीब्यूट मिसिंग है, इट मींस R नहीं मिल रहा है, तो उसको कैंडिडेट की नहीं बोल सकते, लेकिन उसका ऑप्शन भी है, वो आपको नेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ। लेकिन स्टेप्स क्या करने हैं, पहले एज डायग्राम ड्रॉ करना है। एज डायग्राम से हमें क्या करना है कि जो नो इनकमिंग एज है, एरो नहीं आ रहा है, उतने एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं। वो एट्रीब्यूट से हमें क्या करना है, क्लोजर फाइंड करना है। क्लोजर से पूरा R मिले, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर से हमें पूरा R मिले तो ही वो कैंडिडेट की है। अगर R नहीं मिले, देखो यहाँ पे A एंड B है, वो क्लोजर नो इनकमिंग एज है, लेकिन अगर यहाँ पे R नहीं मिलता है ना, तो AB को कैंडिडेट की नहीं बोल सकते, तो दूसरी कैंडिडेट की फाइंड करनी पड़ेगी। ये इजीएस्ट एग्जांपल है आपका, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर यहाँ पे ए बी आपने ये इतना बार डायरेक्शन दिखाया, तो सर वो पहले ही हम लोग को मिल रहा था ए बी टेंड्स टू आर, तो उसी वक्त नहीं लिख सकते थे? कहाँ मिला था? मतलब सर ए बी का अगर ये निकालते, क्लोजर सेट निकालते, तो उसी वक्त ए बी सी डी एफ जी एच मिल जाता। कब कब फाइंड किया हमने? नहीं सर, तो आपने शुरुआत में ही अगर फाइंड कर दिया होता तो उस वक्त मिल जाता आर, तो उसी वक्त बोल देते तुझे कि ए बी तुझे क्लोजर। कैसे पता चलेगा कि ए बी का ही क्लोजर फाइंड करना है? हाँ सर, ये भी है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, एज डायग्राम की। और फिर ये रेड में ए बी दिखाया, ये सेंटेंस देखो कि नो Yes, sir. इनकमिंग एज है, जिसका नो इनकमिंग एज है उसका एट्रीब्यूट फाइंड, क्लोजर फाइंड करो, तो आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट की है कि नहीं है, ठीक है। ओके सर। वैसे मैं बोलूं कि बजरंग फेल होने वाला है डीबीएमएस से, तो मैं कैसे वो चलेगा? तो बिना प्रोसीजर किए मिड 1 मिड 2 के मार्क्स देख के मैं बता सकता हूँ कि बजरंग फेल होने वाला है, लेकिन बिना देखे मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो सिमिलर वे इनकमिंग एज पहले फाइंड करनी है, इनकमिंग एज फाइंड, नो इनकमिंग एज फाइंड करके उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसका क्लोजर फाइंड करना है। अगर क्लोजर से R नहीं मिलता है तो कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। अगर क्लोजर से R मिल गया तो वो कैंडिडेट की डेफिनेटली है, ठीक है। Udit is saying is candidate key from this chapter same to the candidate key in chapter 2? Oh, yes, everything is similar. Everything are connected. But this is the way how we can identify the candidate key for the normalization. ठीक है, वहां पे सिर्फ हमने डेफिनेशन की थी, ठीक है। यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं कि सेट ऑफ एफडी दी है, उसमें से कैसे करेंगे। नाउ यू आर एबल टू डू दिस थिंग। नाउ सर ड्रॉ दिस थिंग। सर ये रूल है कि सर इनकमिंग एज नहीं होना चाहिए। हाँ रूल है। ओके मुझ पे विश्वास नहीं है क्या अभी से? सर एक भी अगर इनकमिंग एज नहीं हो तो? वो मैं बता रहा हूँ। वो आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, वैलिड है, सही है, अच्छा है। जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। पहले पूरा लड्डू तो नहीं खा सकता ना, पहले बाइट खाओ तो वन बाइट आपको हजम हो जाएगा, वरना चूर्ण लेना पड़ेगा। सर सर सिंपल तरीका नहीं है कैंडिडेट की को मतलब जानने ये भैया ये सिंपल का ही है, नींद में चल रहे हो आप। ये सिंपलेस्ट तरीका है ये सर। इससे सिंपलेस्ट सर ऐसे नहीं फाइंड कर सकते बता। सर। तो तेरा एज अ साइंटिस्ट नाम मैं छपवा दूं गूगल में, बोल बता। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि सर जैसे कि अगर कह रहा है कि सर फाइंडिंग सर अगर कैंडिडेट की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द ऑल कैंडिडेट्स की रिलेशन देखेंगे, और जो एट्रीब्यूट सर व्हिच इज नॉट प्रेजेंट सर इन आरएचएस, मतलब नहीं प्रेजेंट है सर, उसी को लेके। तो उसके लिए तू पूरा सबका क्लोजर फाइंड करेगा? यस सर। तो उससे अच्छा तो ये तरीका है, सब जितने एट्रीब्यूट है उसका क्लोजर फाइंड करना। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके इंडिविजुअल क्लोजर फाइंड करने से, देखो ए बी सी डी एफ जी, ए क्लोजर, बी क्लोजर, सी क्लोजर, सी डी क्लोजर, ई क्लोजर, एफ क्लोजर, जी क्लोजर, एच क्लोजर,
फिर आपको पता चला कि इसमें तो कैंडिडेट की नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? ए बी क्लोजर, बी सी क्लोजर, सी डी क्लोजर, ए डी क्लोजर, सब दो के कॉम्बिनेशन करेंगे। उसमें भी नहीं मिला कैंडिडेट की आर, तो फिर 3 के कॉम्बिनेशन करेंगे। उतना करना, उसके अच्छा ये एज डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें नो इनकमिंग एज फाइंड करो और उसका क्लोजर फाइंड करो। अगर मिल जा रहा है आर तो हमारे कैंडिडेट की हो गई। दैट्स इट। आया समझ में ब्रजेश? यस सर, क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, हाउ मेनी कैंडिडेट की इन हाँ, रिलेशन आर, हाँ हो तो सकता सर है। तब क्या करेंगे? तो अपना माइंड दौड़ाना है। उसके उस टाइम तो जैसे इधर उधर पे आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो, उस टाइम पे सही जगह यूज करना है। आप सुनो तो सही, पहले ये खत्म तो करो। अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कैलकुलेट दिस वन एंड फाइंड द कैंडिडेट की एंड टेल मी। Consider a relation ABCDE with following functional dependency: BC tends to ADE and D tends to B. Find the candidate key. First, draw the edge diagram and find out the candidate key. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि जिसमें विदाउट दिस एज डायग्राम ड्रॉ किए बिना कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बोल देंगे कैंडिडेट के हर एक टाइम पे आपका आंसर सही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती है। ओके, आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस यू आर एबल टू फाइंड द कैंडिडेट की, बट सी होगा सर, सी होगा, सी में एक भी इनकमिंग नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। जी कलेक्शन पर यस कैंडिडेट सर। होगा जब रिलेशन आर निकलेगा उसका। आपका कंफर्म है बात? सर इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं सर, अभी देख सकते हैं कि 100%। सर क्लोजर का जो कंटेंट है सर, उसमें राइट साइड में एक भी सर जो है इनकमिंग नहीं है। जैसे कि सर सी नहीं है, जैसे कि सर डी जो टेंस कर रहा है कि मतलब डी जो डिटरमाइन कर रहा है बी, और बी सी डिटरमाइन कर रहा है ये डी, और यहाँ पर राइट साइड में सर सी नहीं है, तो सी कह सकते हैं सर इसे। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका गलत हो तो मुझे मत बोलना कि सर ने गलत सिखाया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है तो ठीक है। एक भी मिसिंग हुआ तो मुझे मत बोलना। बीसी टेंड्स टू एडी है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना वो शॉर्टकट सोच रहे हैं कि इतना लंबा क्यों करना है। ये लंबा नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो 2 मिनट में कैंडिडेट की फाइंड हो जाएगी, ठीक है, और पक्का वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक भी मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि बाद में इतने सारे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि जिसमें डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि ये कैंडिडेट की है। Now BC tends to ADE, so let me draw the edge diagram. BC tends to ADE, then D tends to B. So this is the complete edge diagram. If we find no incoming edge, then it is the C. Now find the closure set of C. C का closure set अगर हम find करें तो हमें क्या मिलेगा? ओनली सी ही मिलेगा सर। सी मिलेगा सर। C मिला सबको? जी तो आप सब बोल रहे हैं कैंडिडेट, सर सी छोड़ के कुछ नहीं तो मिलेगा। आप सब बोल रहे हो कैंडिडेट, आप सब बोल रहे हैं कैंडिडेट की सी है, तो आप तो गलत हो गए। नहीं सर इनकमिंग नहीं है सी में। सर कैंडिडेट की नहीं बोले हैं लोग, सर बोले हैं लोग कि सर इसमें इनकमिंग नहीं है, मेरा इनकमिंग एज नहीं तो है। आप सबके 0 मार्क्स, बिकॉज आई गेव द क्वेश्चन consider a relation R ABCD with following functional dependency: BC tends to AD, D tends to B. Find candidate key. I never asked tell me the closure set. I told you find the candidate key. आप सब ने चैट बॉक्स तो ओके सर, आप देखा, मैंने चैट बॉक्स में अंधा नहीं हूँ, पर मैंने तो लिखा है। सबने पहले आंसर सी लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ? नो इनकमिंग सी। सुमन तू पहले है ना बात पूरी सुन। नो इनकमिंग एज सी, तो ये सबका आंसर पहले से गलत। कहां से? राजकुमार, अभिषेक, मनीष कुमार 128, ब्रजेश, सुमंत, अमित, जयशंकर, सोनाक्षी, सुमंत कुमार सी इज नॉट अ कैंडिडेट की, ये भी गलत। अरमान अली सी, मनंजय कुमार, राजकुमार नो इनकमिंग सी, अभिषेक सिंह सी, सोनू कुमार सी, उमंग, आशीष, सोनू, आशीष, Jaishankar is writing but it C is alone, that's incorrect.
Jaisankar is saying no candidate key. Definitely, at this point of view, you are saying not candidate key, but there is a candidate key. That's why I told you just wait and watch. You do same procedure because आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि किसमें कैंडिडेट की है कि नहीं है. ठीक है. सी इज नॉट कैंडिडेट की, डेफिनेटली सी नहीं है. ठीक है. पार्ट ऑफ कैंडिडेट की हो सकता है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि सी कैंडिडेट की नहीं है और पार्ट है कि नहीं है. तो देखिए अब नाउ इट्स माय टाइम टू एक्सप्लेन यू, so no one will interrupt me. So as I told you in a previous slide, first draw the edge diagram, find the no incoming edge, and then find the closure set. So in previous slide we have find the closure set of AB and we'll get the R. So we directly get the candidate key. But in this example, we draw the edge diagram, find the no incoming edge, that is C, and find the closure set of C. But after finding closure set of C, we are not getting the relation R. It doesn't mean there is no candidate key, but definitely C will be a part of candidate key because यहाँ पे no incoming edge है, तो वो बैचलर तो नहीं रहेगा, किसी के साथ जुड़ जाएगा तो candidate key मिल जाएगा. Now how we can find the candidate key? Now you need to use your brain. Thus C alone cannot find all attributes of relation R, but C is part of candidate key definitely. So we need to join this C with anyone. So C को A के साथ join करो, C को B के साथ join करो, C को D के साथ join करो, C को E के साथ join करो, फिर closer find कीजिए सबका, और उसमें से जिसमें R मिल रहा है उतनी कैंडिडेट की होगी. So to find candidate key, pair C with each remaining attribute of R and find its closure. So find AC plus, BC plus, CD plus and CE plus. Now all of you find and type the answer which will be the final candidate key. AC plus, BC plus, CD plus and CE plus. Type your answer into a chat. CD sir. I told into a chat. इतने excited मत हो. अंकित तो कौन सी दुनिया में जी रहा है? जी सर. जी एट्रीब्यूट का कोई मीनिंग ही नहीं. Udit is saying CD and rest of is saying BC. Jaisankar is saying BC and CD. Basic CD, CD. Oh, I got the mixed answer. BC and CD both. Sumant is saying BC and CD both. Few students are saying BC, few students are saying CD, and few students are saying both. Okay, let's see whether you are correct or not. Okay, let's find AC plus. So from AC, if you find the closure, you will find A and C, and then it is not equals to R, क्योंकि ये अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ क्लोजर फाइंड करने का, वो आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए. ठीक है. सो AC कैंडिडेट की नहीं हो सकती. BC प्लस, we will get ABCD, it means R. So BC डेफिनेटली कैंडिडेट की हो सकती है. देन CD प्लस फाइंड किया तो उससे भी R मिल रहा है, तो CD भी कैंडिडेट की हो सकती है. एंड देन C प्लस C is not equals to R, it means C नहीं हो सकती. तो हमारी कैंडिडेट की कौन सी हुई? BC and CD both. So as AC and CE do not identify all attributes of relation R, so combine the three attributes and find its closure as CAE. It means हम एक और बाय ट्राई करेंगे. अभी हमने क्या किया, C अकेले नहीं कर रहा था तो दो का ग्रुप बनाया. दो में भी AC and CE साथ नहीं कर रहे, तो हमने क्या किया, ACE तीन का ग्रुप बना के चेक कर रहे हैं. उसका क्लोजर फाइंड करके हमें मिल रहा है कि नहीं, पूरा R मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक कीजिए और टाइप कीजिए. ACE और CAE का क्लोजर फाइंड कीजिए, उससे R मिल रहा है. अगर R मिल रहा है तो वो कैंडिडेट की इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा. सो आंसर
इज नॉट इक्वल टू आर, तो हमारी कैंडिडेट की कितनी हुई? BC एंड CD, टू कैंडिडेट की BC एंड CD. दिस इज द एंटायर आंसर. नाउ व्हाट आई हैव कंक्लूजन ऑफ दिस. अगर आपको सीधे से नो इनकमिंग एज से क्लोजर फाइंड करके सीधा आर मिल जाता है तो वो आपकी कैंडिडेट की होगी, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपको नो इनकमिंग एज मिल रहा है, उससे आपको आर नहीं मिल रहा है, तो फिर कॉम्बिनेशन सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा. तो जो आप बोल रहे थे पहले लंबा लंबा करना, तो वो करना पड़ेगा. उसको 2 में कम ज्वाइन कीजिए, फिर 3 से ज्वाइन कीजिए और क्लोजर फाइंड कीजिए, जिससे आर मिल रहा है वो आपकी कैंडिडेट की होगी. Clear? So this way you can find the candidate key. Done? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes. सर BC और CD को हम सब की बोल सकते हैं, सब कैंडिडेट की. हाँ, सुपर की कैंडिडेट की का मतलब क्या हुआ? सुपर मिनिमल ऑफ सुपर की. Yes, तो sir. सुपर Attribute of हाँ, मिनिमल ऑफ सुपर की, तो कैंडिडेट की और सुपर की का सबसेट ही हुआ ना, पार्ट ही हुआ. जी. ओके सर. मुझे क्वेश्चन करने की वजह से अभिषेक कर लिया होता, वो भी आंसर दे देता, उसको सब कुछ पता होता है. ये बात सही बोले हैं सर आप. Yes, Udit, excellent, good question. What if we found no attribute with 0 incoming edge? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अभिषेक सिंह, क्या करना पड़ेगा? हाँ बताएं. ना, अभिषेक सिंह पहले बताएगा, वो हर बार सबको बताता है इसलिए. Yes, sir. बोलिए. ये उदित का आंसर का जवाब दे, क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर दे. बोल रहा सर, इसका अगर नो एट्रीब्यूट सिर्फ 0 इनकमिंग हो, हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है? तो क्या करेंगे? तो इसके लिए मतलब हमारे पास तो कोई कैंडिडेट की नहीं होगा. नहीं होगा ना. पक्का? यस सर. पक्का? यस सर. कुछ तो तरीका होगा ना. जैसे यहाँ पर सर बनाया है ना कि एक दूसरे से रिलेशन करके, जैसे यहाँ पे एलोन है, तो इसके लिए हम सी के साथ एक एट्रीब्यूट लेके हम बना दिए, तो वैसे कर सकते हैं. ऐसे कर सकते हैं. अब कौन बताना चाहता था? और कौन बता रहा था? यस सर. बता मनीष. सर तो हमारे पास 2 आंसर है. आंसर नंबर पहला कि सर इसमें कोई की होगा ही नहीं, ठीक है. और आंसर नंबर 2, ये सेम क्वेश्चन अरमान पूछा था कि सर क्या होगा, तो आपने बोला कि हम बाद में बताएंगे. तो अभी आप हम लोग को इसमें तो पूछने की क्या जरूरत है? क्या होगा? तो अब अभी आप बताएंगे जस्ट. नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ. सर हम बताएं क्या? क्या जयशंकर बता. सर 0 इनकमिंग का मतलब होता है सर, और हम लोग कैंडिडेट की फाइंड करते हैं तो क्लोजर सेट निकालते हैं सबसे पहले. क्लोजर सेट का मतलब होता है कि एक दूसरे से रिलेट किया होगा. और ये क्वेश्चन है कि मतलब 0 इनकमिंग मतलब 0 मतलब एक भी रिलेट नहीं है एक दूसरे से, तो सर हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट के, उसमें हो ही नहीं सकता है कभी. पक्का? कुछ ना कुछ तो होगा ना कैंडिडेट की. तो इस टाइप का सर क्वेश्चन ही नहीं उठता है, ये रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं. सर कैंडिडेट की में पढ़े हैं लोग, सर रूल होता है कि सर जब तक हम लोग को इनकमिंग एज जिसमें नहीं है वो नहीं मिलता है, तब तक हम लोग कैंडिडेट की फाइंड नहीं कर सकते हैं लोग. अदरवाइज अगर फाइंड कर सके लोग कोई रूल लगा के, तो फिर हम लोग का रूल गलत हो जाएगा जो आप पढ़ाए हैं. आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा सा माइंड दौड़ा दो यार. सर हाँ, पूरा का एट्रीब्यूट फाइंड करेंगे. एक ए का, ए बी का, सी का, और फिर ए बी का, बी सी का, उसके बाद ए बी सी का. कौन बोला? चंदन. हाँ चंदन, रिपीट कर दो. सर मतलब उसमें जितना एट्रीब्यूट होगा सबका फाइंड करेंगे क्लोजर सेट. ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर ए बी का, फिर बी सी का, तब ए बी सी का.
Okay, good, very nice, excellent answer. This is the perfect answer Udit. अगर नो इनकमिंग एज है, एक भी एट्रीब्यूट्स नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल का पहले क्लोजर फाइंड करेंगे. मैं अभी आपके लिए एक एग्जांपल बना रहा हूँ. जस्ट गिव मी 2 minutes with a functional dependency. Just give me 2 minutes. आपके लिए ताजा ताजा गरम गरम एक एग्जांपल बना रहा हूँ. जस्ट वेट फॉर मी. चलो, consider a relation R with W, X, Y, Z with the following functional dependency. Z tends to W, Y tends to XZ, and WX tends to Y. Find the candidate key, everyone. आपका आंसर चैट में पेस्ट कीजिएगा, ठीक है? ये आप क्या पेस्ट कर रहे हैं? WX, WXY, YWX, ये क्या है? Can anyone unmute your mic? सर कैंडिडेट की है सर. कैंडिडेट की सर. ये कैंडिडेट की है. Yes. WX, WXY, I think I, WX दोनों. सर Y, WX. Y, WX. ओके, आपने पहले एज डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें नो इनकमिंग एज की कौन सा आ रहा है? सर कोई नहीं आ रहा है सर, मतलब एक भी नहीं आ रहा है. ओके ओके, ठीक है. कोई भी नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल नहीं, ये अब आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करते जाइएगा, ठीक है? जीरो कैंडिडेट की नहीं हो सकती, इसलिए ब्रजेश, उदित, अभिषेक, जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाइएगा. पहले एज डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें नो एट्रीब्यूट विथ जीरो इनकमिंग एज. इट मींस नो क्लियर आइडिया अबाउट द कैंडिडेट की. एक भी कैंडिडेट की डायरेक्टली नहीं मिल रही, तो हम फिर क्या करेंगे? इंडिविजुअल 4 एट्रीब्यूट्स है, तो पहले चारों के क्लोजर फाइंड करेंगे. सो W प्लस X प्लस Y प्लस एंड Z प्लस. तो उसमें क्लोजर फाइंड किया तो R किस में मिला? Y और WX में सर. सर Y और WX में. अरे Y में सर, Y में. हे भगवान, मैं आप सब कान के कच्चे हो क्या? मैं 4 बोला, W प्लस X प्लस Y प्लस Z प्लस, फिर भी 2 स्टूडेंट्स ने ऐसे बोला WX. मुझे पता है आपको शादी करने की इतनी जल्दी है, लेकिन अभी थोड़ी सी शांति रखो. सो W प्लस से R नहीं मिल रहा है, X प्लस से R नहीं मिल रहा है, Z प्लस से R नहीं मिल रहा है, लेकिन Y से R मिल रहा है, तो Y विल बी द कैंडिडेट की. ठीक है, Y आपकी कैंडिडेट की फॉर श्योर मिल गई.
ठीक है, सबको अप टू दिस क्लियर है? ठीक है, अभी मैं और बता रहा हूँ, वाई कैंडिडेट की मिल गई तो आप बोलेंगे सर नो इनकमिंग एज तो मिला नहीं, हो सकता है फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट में तो नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबल है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया उदित, तो हमें इंडिविजुअल का क्लोजर फाइंड करके देखना है। ठीक है, अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, क्योंकि जैसे y से मिला तो y तो एक कैंडिडेट की हो गई, तो ऐसी दूसरी भी कैंडिडेट की होनी चाहिए ना। So definitely y cannot be the part of any other candidate key, as that set subset will be y which is itself a candidate key। जैसे हमने C किया था, ऐसे C में नो इनकमिंग एज थी तो BC और CD एज अ पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे y कैंडिडेट की है तो y किसी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई WX, XZ एंड WZ, बिकॉज y कैंडिडेट की मिल गई तो y का पार्ट हमें देखना ही नहीं, इसके इसलिए अब हम कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, WX से XZ एंड WZ। तो WX जो मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर ही पेस्ट करते जाना। WX का क्लोजर फाइंड करने से R मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। ठीक है, तो WX कैंडिडेट की हो सकती है, हो सकती है। yes sir definitely yes, definitely WX कैंडिडेट की है। देन XZ से XZ का क्लोजर फाइंड करने से R मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नो, नहीं मिल रहा। XZ से यस सर मिल रहा। मिल रहा है। नहीं वाले कितने हैं? आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठे, वो फोर्स योर विदाउट कैमरा यहाँ पे भी, मुझे आइडेंटिफाई हो गया। मिल रहा है WX सॉरी XZ में R मिल रहा है, तो XZ आपका कैंडिडेट की फोर्स योर हो गया। ठीक है, नाउ WZ से R मिल रहा है? नो सर। यस, इससे नहीं मिलेगा, तो ये WZ आपका नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी कितनी कैंडिडेट की मिली, Y, WX एंड XZ, तीन कैंडिडेट मिली अभी। ठीक है, तो ये हमारी मिनिमल कैंडिडेट की हो गई। अब आप तीन का कॉम्बिनेशन करके चेक कर सकते हो अगर, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस वन इज योर मिनिमल कैंडिडेट की। Udit, am I able to give your answer perfectly? सर WX Udit? सर WX वही सर। यस सर। ठीक है, चलो, तो ये हमारी मिनिमल कैंडिडेट की हुई, जो मैंने तीन बताई ना, वो हमारी मिनिमल हुई। उससे आगे कॉम्बिनेशन करे और चेक करे तो हो सकता है, जैसे तीन का कॉम्बिनेशन करके चेक करे तो हो सकता है, लेकिन मिनिमल मींस क्या, नो सबसेट एज अ कैंडिडेट की, इसका सबसेट अब नहीं मिल सकता। मिनिमम इतनी तो मिलेगी ही कैंडिडेट की, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। आपने शायद बनाया है तीन का किसी ने, कौन सी है कैंडिडेट की नेक्स्ट? WXY WXY, तो उसको हम सुपर की बोल सकते हैं, और इसको YWXZ को मिनिमल कैंडिडेट की बोल सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमल है। वैसे तो आगे जाके करेंगे WXYZ उसका क्लोजर, तो उससे तो डेफिनेटली R तो मिलने ही वाला है, जितने एट्रीब्यूट्स है उसका क्लोजर फाइंड करो तो मिलने ही वाला है, लेकिन कैंडिडेट की मिनिमल हमें मिल गई। ठीक है, Udit, am I able to give your answer? Okay, thank you. हाँ मनीष बोल। सर यहाँ पे सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड कैंडिडेट की, हाँ, तो सर हमको फाइंड करना ही करना है कि उसको अगर प्यार से कहता है या कान पकड़ के फाइंड करे, मतलब फाइंड करना ही करना है उसको। हाँ तो मिलेगी तो करना ही है ना, इसलिए तो मैंने तीनों एग्जांपल आपको दे दिए, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी सिखा दी। अब आपको उस टाइम पे अपना ब्रेन है वो यूज करना है, अगर आप एग्जाम में ब्रेन लेके जाते हो तो। सर जाते ही नहीं। जाते हैं, ठीक है, अच्छा बात है। अयस चंदन सर
शरीर का एक पार्ट है तो लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स लेके नहीं जाते हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं अनयूज्ड होगा ना तो वो बाद में उसका ज्यादा दाम आएगा, इसलिए यूज ही नहीं करते पेन। यस चंदन। सर जब जीरो थी इनकमिंग हो जाए आएगा तो वहां पे तो एक तो जरूर एट्रीब्यूट क्लोजर सेट का थी मिल जाएगा जो पूरा का। ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमें तीसरा जो एग्जांपल दिया उसमें y से मिल गया है। इट डिपेंड्स ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी। सी गाइस, whatever answers that I cannot give you as a assurity right now, because it depends on functional dependency. If I change the functional dependency, your answer will be changed. तो आपको अच्छे से देखना है, इसलिए मैं बोला कि नो इनकमिंग एज वाला एज डायग्राम है वो ड्रॉ कीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी अभी देखो कि इसी एग्जांपल में अगर मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी चेंज कर दूं ना, ये दूसरी वाली y टेंड्स टू xz, तो आपको आपका आंसर चेंज हो जाएगा, कुछ और कैंडिडेट की मिलेगी, ठीक है? तो इट डिपेंड्स ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट आपको कौन सा दे रखा है। क्लियर? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? नो सर। ओके, आप आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिए। चलो एक हम थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मिनट का देख लेते हैं। डीकंपोजिशन का मतलब हमने देखा आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम में डिवाइड करना। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन गिवन रिलेशन इनटू अ 2 और मोर रिलेशन सच दैट each new relation contains a subset of attributes of R। ये डीकंपोजिशन आपको 5th नॉर्मल फॉर्म में काम आएगा और आपको लॉसी और लॉसलेस ऐसे करके 2 टॉपिक पूछेंगे उसमें, ठीक है? अगर ये आपको नहीं समझ में आया ये लिखावट आपको, तो अभी कंफ्यूजन मत हो, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल से समझा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। So all relation must include all tuples and attributes of R. There are mainly 2 types of decomposition. First one is lossy and second one is lossless decomposition. So name suggests its meaning. Lossless, it means उसमें कुछ लॉस नहीं होगा। नो लॉस डीकंपोजिशन भी बोल सकते हैं उसको, लॉसलेस डीकंपोजिशन। अब आप बोलेंगे सर ये कुछ नया लाया, देखे चलो। लॉसी डीकंपोजिशन, it means we have a one relation R and if we divide that relation into R1 and R2, 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? और उसको लॉसी बोलेंगे हम जब R1 और R2 को फिर से ज्वाइन करेंगे और सेम आउटपुट नहीं मिलेगा। ये मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उससे पहले हम यही देख लेते हैं। सो मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस इज लॉसी का डेटा हमारा लॉस हो रहा है। तो देखिए दिस वन इज अवर रिलेशन R। आप सिर्फ एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, दोनों आई एम 100% श्योर 2 मिनट में सब कुछ समझ जाएंगे। ये हमारा एग्जांपल है, अकाउंट नंबर, बैलेंस और ब्रांच। अगर हम ये रिलेशन R को 2 टेबल में डिवाइड कर रहे हो, R1 एंड R2, डिपेंड्स ऑन यू कौन सी कॉलम आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ अकाउंट नंबर और बैलेंस का, दूसरा टेबल बना रहा हूँ बैलेंस एंड ब्रांच का, ठीक है? अगर ये 2 रिलेशन R1 एंड R2 को मैं फिर से ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? पुराना वाला R मिलना चाहिए। तो हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। सो 001 50,000 50,000 राजकोट, 001 50,000 75,000 बड़ौदा। सो हमें ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करे तो हमें क्या मिलेगा? ऐसा आउटपुट मिल रहा है। तो आप देखो पहले वाले में 2 रो थी, इसमें 4 रो, इट मींस कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है और वैसे भी हमारा डेटा कुछ लॉस हो रहा है, तो उसको हम लॉसी डीकंपोजिशन बोलेंगे इफ वी डू नॉट गेट द सेम प्रीवियस वन एंड नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमें क्या 2 मिल रहा है एक्स्ट्रा रिकॉर्ड, 01 75 बड़ौदा, वो हमें ज्वाइन परफॉर्म किया तो ये अलग से मिल रहे हैं क्योंकि ये लॉसी डीकंपोजिशन है। क्लियर? तो उसका सेम उल्टा कि ये रिलेशन R को मैं ऐसे डिवाइड करूं और फिर से ज्वाइन करूं और दोनों सेम मिल जाए तो उसे लॉसलेस, उसमें कुछ लॉस ही नहीं जाता, ठीक है? उसको लॉसलेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अकाउंट नंबर, बैलेंस और ब्रांच को मैं डिवाइड कर रहा हूँ अकाउंट नंबर और बैलेंस में, और दूसरा टेबल डिवाइड कर रहा हूँ अकाउंट नंबर और ब्रांच से, क्योंकि अकाउंट नंबर प्राइमरी की है। तो वो डिपेंड्स आप किस पे डिवाइड कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन यूज करना है इसमें, ठीक है? और इन दोनों को मैं फिर से ज्वाइन करूं तो
तो मुझे अगर पहले वाला मिल जाता है तो उसको लॉस लेस बोलते हैं, क्योंकि बोथ आर सेम। तो सेम टेबल मिल रहा है, नो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड, उसको बोलेंगे लॉस लेस डिकम्पोजिशन। क्लियर? सर एक बार लॉस वाला सर फिर एक बार रिपीट कर देते सर। कौन सा? ये लॉस वाला, इससे पहले वाला। इससे पहले वाला? अरे सिंपल सा है। यस सर। सर वो हाँ कंफ्यूजन हो गया। इस टेबल को हम दो टेबल में डिवाइड कर रहे हो एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। इसमें अकाउंट नंबर और बैलेंस है, इसमें बैलेंस और ब्रांच है। दूसरे अगर फिर से इसको ज्वाइन करें, परफॉर्म ज्वाइन करें, तो हमें दो एक्स्ट्रा रो मिल रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मिल रहे हैं। तो हमारा डेटा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो रहा है, इट मींस कुछ डेटा लॉस हो रहा है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था राज के 8 एसपीआई और राज के 9 एसपीआई, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? 8 एसपीआई और 9 एसपीआई एट ए टाइम पॉसिबल, तो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसे लॉसी डिकम्पोजिशन बोलेंगे। पहले वाला इन शॉर्ट में आपको बताऊं ना, जो टेबल है उसको डिवाइड करो और फिर से ज्वाइन करो। अगर पहले वाला और आउटपुट वाला दोनों सेम मिले तो उसे लॉसलेस बोलेंगे, अगर सेम नहीं मिले तो उसे लॉसी डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है सर, इट्स डिपेंड ऑन टेबल। यस, इट डिपेंड्स ऑन टेबल, आप किस टेबल पे डिवाइड कर रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर और बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस और ब्रांच में डिवाइड किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अकाउंट बैलेंस और अकाउंट ब्रांच। तो अकाउंट नंबर दोनों में प्राइमरी की है, तो आपको डिवाइड ही ऐसे करना है, क्योंकि आप अब समझो। चलो अब टाइम हो गया, तो मैं ये फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप ये याद रखेगा। अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ जल्दी से। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फिर से देखेंगे और आपके